हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। अब जैसे रोया, सोया, खा रहा, आएगा, करेगा आदि। उदाहरण के तौर पर अब मैंने बोला मैंने खाना खाया, इसमें क्रिया शब्द क्या है? खाया शब्द है और इसका नाम श्याम है। इस वाक्य में क्रिया शब्द हुआ है। दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी पदार्थ या प्राणी के विषय में कुछ विधान किया जाता है, कुछ जाना जाता है, अथवा जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर घोड़ा जाता है, पुस्तक मेज पर पड़ी है। दोस्तों, क्रिया एक वाक्य की महत्वपूर्ण कड़ी होती है और आज के अध्याय में हम किसी भी वाक्य के इस महत्वपूर्ण आधार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा, उदाहरण को जानेंगे, फिर हम क्रिया शब्द के मूल स्वरूप यानी कि धातु के विषय पर भी चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत हम धातु की परिभाषा और उसके कितने प्रकार, धातुएं कितने प्रकार की होती हैं आदि पर चर्चा करेंगे। अंत में हम क्रिया के भेद के अंतर्गत रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और विस्तार पूर्वक जानते हैं क्रिया के बारे में। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी कर्म यानी कि किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी प्रक्रिया में होने का बोध होता है उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर जैसे राम खाना खाता है, रेखा खेल रही है, पुस्तक मेज पर है, सर्दी हो रही है। इन वाक्यों में खाता है, खेल रही है, पर है या हो रही है, ये सब क्रियाबोधक शब्द हैं। क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग है। बिना क्रिया के वाक्य की रचना करना असंभव है। क्रिया के बिना वाक्यांश तो हो सकता है लेकिन वाक्य नहीं। यानी कि आप छोटा वाक्य तो लिख सकते हैं, वाक्य का अंश तो लिख सकते हैं, पर पूरा वाक्य बिना किसी क्रिया शब्द के असंभव है। कई बार क्या होता है, वाक्य में क्रिया प्रत्यक्ष रूप में नहीं बल्कि परोक्ष रूप में विद्यमान रहती है। कैसे? अब इसका भी आप उदाहरण देखिए। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बता रही हूँ। बहुत सुंदर, अगला है दिल्ली और फिर है अवश्य और रोटी। ये चार उदाहरण मैंने बोले। अब आप देखेंगे कि ये वाक्य तो पूरे नहीं हैं लेकिन इन अपूर्ण वाक्यों में क्रियाएं छिपी हुई हैं। अब जैसे बहुत सुंदर का अर्थ है यह बहुत सुंदर है, अथवा यह बहुत सुंदर हुआ या यह बहुत सुंदर किया गया है। दिल्ली का तात्पर्य आप ये हो सकता है दिल्ली गया था, जाऊंगा आदि। अवश्य का अर्थ है अवश्य आऊंगा, अवश्य जाऊंगा, अवश्य खाऊंगा या अवश्य गया था या अवश्य जाता हूं आदि। रोटी का आशय रोटी खाई थी, रोटी खाएंगे आदि। ये तो हुआ क्रिया किस तरह से किसी वाक्य में अपरोक्ष रूप से विद्यमान रहती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं क्रिया के सामान्य रूप। क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है। अब कैसे? जैसे आना, जाना, पाना, खोना, खेलना, कूदना, नाचना आदि। साधारण रूपों के अंत को का ना निकाल दें। यदि आप इनमें से हम ना निकाल देते हैं, आना से ना निकाल दिया तो आ बचा, जाना से ना निकाला तो जा बचा। तो साधारण रूपों के अंत का जब हम ना निकाल देते हैं और फिर जो बाकी शब्द बचता है उसे हम क्रिया की धातु कहते हैं। अब जैसे आना, जाना, पाना, खोना, खेलना, कूदना क्रियाओं में आ, जा, पा, खो, खेल, कूद ये सब धातुएं हैं। अब दोस्तों, पहले हम धातुओं के बारे में समझ लेते हैं कि धातुएं होती क्या है। धातु क्रिया के मूल स्वरूप को कहते हैं। जैसे आ, जा, खा, पी, पढ़, लिख, चल, हंस, गा, सो, सक, खेल, देख, सुन, बैठ आदि। ये विभिन्न क्रियाओं के मूल रूप भी होते हैं, इसलिए इन्हें क्रिया मूल भी कहते हैं। इनसे अनेक क्रियाएं बनती हैं। जैसे अब आप लिख से क्या क्या बना सकते हैं? लिखा, लिखता, लिखते, लिखती, लिखूं, लिखेंगे, लिखी थी आदि। इसी तरह आप हर धातु से क्रिया रूप बना सकते हैं। मूल धातु की पहचान। मूल धातु आज्ञार्थक रूप में
तू के साथ प्रयुक्त होती है। कैसे? जैसे तू खा, तू पढ़, तू लिख, तू पी, तू जा, तू खेल, तू हंस, तू गा आदि। इस प्रकार आप धातु की आसानी से पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, धातु के 5 भेद होते हैं। सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, सम्मिश्र धातु, अनुकरणात्मक धातु। अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा इनके विषय में जान लेते हैं, इनकी परिभाषा समझ लेते हैं। सामान्य धातु कौन सी होती है? मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर बनाए गए रूप को सामान्य धातु कहलाते हैं। जैसे सोना, पढ़ना, आना, जाना, लिखना आदि। दोस्तों, सामान्य धातु को हम सरल धातु भी कहते हैं। अब हम जानते हैं व्युत्पन्न धातु। जो धातु सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर अथवा अन्य किसी प्रकार बनाई जाती है, उन्हें हम व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे पीना से हमने बनाए पिलाना या पिलवाना, देना से दिलाना या दिलवाना, रोना से रुलाना या रुलवाना, सोना से सुलाना या सुलवाना। ये सब इसके व्युत्पन्न धातु के उदाहरण हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं नाम धातु क्या होती है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु उत्पन्न होती है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु बनती है, उन्हें नाम धातु कहते हैं। प्रायः नाम धातुओं में अप्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे अब हम पहले संज्ञा शब्दों से जानते हैं। लालच से ललचाना, शर्म से शर्माना, हाथ से हथियाना, बात से बनी बतियाना और फिल्म से फिल्माना। विशेषण शब्दों से देखिए, गर्म का हुआ गरमाना, लंगड़ा लंगड़ाना, दोहरा दोहराना, और सर्वनाम शब्दों से आपका अपनाना। ये सब इसके उदाहरण हैं। अब हम जानते हैं सम्मिश्र धातु। संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात करना या होना क्रियापद लगाकर बनने वाले धातु रूप सम्मिश्रित धातु कहलाते हैं। जैसे अब मैंने बोला काम करना, काम होना, उत्तम करना, उत्तम होना, धीरे करना, धीरे होना। ये सब धातुएं सम्मिश्र धातु हैं। अब हम जानते हैं अनुकरणात्मक धातु क्या होती हैं। ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाने वाली धातुएं अनुकरणात्मक धातु कहलाती हैं। जैसे भिन्न भिन्न की क्या हुई? भिन्न भिन्नाना, हिन हिन की हिन हिनाना, खट खट की खटखटाना और टन टन की टन टनाना। तो दोस्तों, ये हमने धातुओं के विषय में थोड़ा संक्षेप में जाना। अब चलिए अब वापस आ जाते हैं क्रिया पर, और अब हम जानते हैं क्रिया के भेद के विषय में। अर्थ के आधार पर दोस्तों क्रिया के दो भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कौन से भेद हुए? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। दोस्तों, सकर्मक क्रिया कौन सी होती हैं? जिस क्रिया के व्यापार यानी कि कार्य का जो काम किया गया है, उसका फल जब कर्ता पर यानी करने वाले को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। यानी कि जिस क्रिया के व्यापार कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर यानी कि जो उसने करने वाला है, काम हुआ है, उस पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्योंकि सकर्मक क्रियाओं में कर्म का होना अवश्य है। मोहन ने खाना खाया, सीता ने पत्र लिखा। इन दोनों वाक्यों में खाया और लिखा शब्दों का फल मोहन और सीता पर नहीं पड़ा, बल्कि वो खाना और पत्र पर पड़ रहा है। अतः ये दोनों सकर्मक क्रियाएं हैं। अब कुछ और उदाहरण आपको मैं बताती हूँ। राम ने फल खरीदे, बच्चे सीरियल देख रहे हैं, राम ने रावण को मारा, श्याम निबंध लिख रहा है। दोस्तों, कुछ वाक्यों में कर्म उपस्थित नहीं होता, परंतु फिर भी आप देखेंगे कि उसमें कर्म की आवश्यकता बनी रहती है, और ऐसी क्रिया भी सकर्मक कहलाती हैं। जैसे राम पढ़ता है, मीना खेल रही है। इन वाक्यों में राम क्या पढ़ रहा है और मीना क्या खेल रही है, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इनकी आवश्यकताएं बनी हुई हैं, इसलिए यहाँ पे मानव कर्म नहीं है। फिर भी ये सकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इसमें आवश्यकता जो है, कर्म की आवश्यकता वाक्य के अंदर बनी हुई है। दोस्तों, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं।
पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो क्रियाएं कर्म के साथ जुड़कर पूरा अर्थ प्रदान करती हैं वह पूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। और इस क्रिया के भी दो भेद होते हैं, पूर्ण एकर्मक क्रियाएं और दूसरा होता है पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं। पूर्ण एकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो क्रिया एक कर्म के साथ जुड़कर पूरा अर्थ प्रदान करती है वे पूर्ण एकर्मक क्रिया कहलाती है। एक ही कर्म होने के कारण इसे एक कर्मक तथा पूर्ण अर्थ प्रदान करने में सक्षम होने के कारण इसे पूर्ण कहा जाता है। जैसे अब आप उदाहरण सुनिए, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, मैंने आज फिल्म देखी, राम घूमने गया। अब देखिए पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो क्रियाएं दो कर्मों के साथ संयुक्त होने पर, दो कर्मों के साथ संयुक्त होने पर पूरा अर्थ प्रदान करती हैं उन्हें हम द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मालिक ने नौकर को तनख्वाह दी। इसमें दी क्रिया के दो कर्म हैं, कौन कौन से? नौकर जिसको तनख्वाह दी और किसने दी और क्या दी? तनख्वाह। मैंने अपने मित्र की भरपूर सहायता की। अब इसमें भी की क्रिया के कर्म कौन कौन से हैं? मित्र और सहायता। थानेदार सिपाही से चोर पकड़वाता है। अब इसमें क्रिया हुई पकड़वाता और इसके दो कर्म हुए, कौन कौन से? सिपाही और चोर। पिताजी ने हमें कुछ पैसे दिए। अब इसमें दिए हुई क्रिया और इसके कौन कौन से कर्म हुए? हमें तथा पैसे। दोस्तों मुख्य कर्म और गौण कर्म, इसमें हम अंतर जान लें। प्रायः मुख्य कर्म जो होते हैं वो क्रिया के समीप रहते हैं और विभक्ति रहित होते हैं और इसमें किसी प्राणी की उपस्थिति नहीं होती। और गौण कर्म क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है और इसमें विभक्ति होती है, साथ ही साथ ये प्राणीवाचक भी होते हैं। तो दोस्तों ये हमने क्रिया के विषय में थोड़ा बहुत जाना। अपने अगले अध्याय में हम क्रिया के विषय के अंतर्गत क्या जानेंगे? अपूर्ण सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रियाएं, समापिका एवं असमापिका क्रियाएं, इन सब पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे अपने अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।